Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI in Fighter 2.0 series, the series for the perfect score in biology. बच्चों, इस सीरीज में हम लोग देख रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द न्यू चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. लेट्स बिगिन विद द न्यू चैप्टर. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द neural control and coordination. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. देखिए, एज वी नो दैट हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए हमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों की ही जरूरत होती है. अब सबसे पहले हम समझते हैं कि होम्योस्टैसिस मतलब क्या होता है. होम्योस्टैसिस, होमियो मतलब होता है सेम और स्टैसिस मतलब है स्टेट. होम्योस्टैसिस मतलब टू रिमेन इन सेम स्टेट, एक ही अवस्था में रहने के लिए. ठीक है, तो होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए वी रिक्वायर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट. ठीक है, हमें किसकी जरूरत है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट आवर ऑल ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, हमारे सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें होम्योस्टैसिस जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा. क्लियर? अब ये होम्योस्टैसिस कौन मेंटेन करके रखवाता है? देयर आर टू सिस्टम्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स हैं. कौन से दो सिस्टम्स हैं? दे आर नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम. कौन से दो सिस्टम्स हैं? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. दीज आर द टू सिस्टम्स. तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है, these both helps in control, coordinate and integrate all the functions of our body. ये हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कौन से दो सिस्टम्स? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. क्लियर? अब हम देखते हैं कंट्रोल मतलब हमें समझ में तो आता है ना. कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है. कोऑर्डिनेशन व्हेन टू or more than two organs and organ system complements the function of each other. Complements the function of each other. जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन. उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती है नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन को. अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ने पर क्या होगा? हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटीज है वो भी बढ़ेंगी. मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो बढ़ रहा है. हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. चलिए स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि जब हम दौड़ेंगे तब क्या होगा. अगर हम दौड़ रहे हैं तो सबसे पहले हम हमारे पैरों का यूज कर रहे हैं. तो पैरों का अगर हम यूज कर रहे हैं तो मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बढ़ रहा है.
मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हमको एटीपी लगती है और रिलैक्सेशन के लिए एटीपी को हेड से बाइंड करना पड़ता है, मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट है। एटीपी की रिक्वायरमेंट है तो कौन फुलफिल करेगा? सेल्स फुलफिल करेंगे। तो सेल में मेटाबॉलिज्म ज्यादा होना चाहिए। सेल के थ्रू अगर हमें मेटाबॉलिज्म ज्यादा करवाना है तो सेल को ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा देनी पड़ेगी। ऑक्सीजन सप्लाई अगर ज्यादा देना है तो ब्रीदिंग रेट जो है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ब्रीदिंग रेट अगर हमने बढ़ाई है तो ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ब्लड प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है मतलब कार्डियक एक्टिविटीज जो है वो भी बढ़ रही है। तो अगर हम दौड़ रहे हैं तब हमारी ब्रीदिंग रेट, कार्डियक एक्टिविटीज, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, ये सारी बॉडी की एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो दौड़ने के लिए हमारी बॉडी ने सारी एक्टिविटीज को इंक्रीज करवा दिया। और जब अगर हमने दौड़ना बंद कर दिया है, व्हेन वी सिट डाउन, तब ये सारी जो एक्टिविटीज है वो अपने आप से बंद हो जाती है। हमारी जो ब्रीदिंग रेट बढ़ी थी वो ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाएगी। जो कार्डियक एक्टिविटीज में इंक्रीमेंट हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रेंथ ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है, ये सारी चीजें जो है वो सब इंक्रीज से बैक टू नॉर्मल स्टेट आ जाएगी। तो ये सब किसने करवाया? किसने कोऑर्डिनेट करवाया है ये सारे फंक्शंस को? अब दौड़ने में तो सिर्फ हमारे पैरों का काम था, तो मतलब मसल्स में कुछ फंक्शन होने चाहिए थे, पर यहाँ तो पूरी बॉडी के फंक्शंस एनहांस हो गए। तो ये पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसने करवाया है? हमारे नर्वस सिस्टम ने। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन को सिग्नल देता है कि आपको क्या काम करना है। क्लियर है? तो हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन का कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन, इंटीग्रेशन करवाते हैं। वो दो सिस्टम्स है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम अकेला कंट्रोल और कोऑर्डिनेट नहीं करवा सकता, एंडोक्राइन सिस्टम अकेला कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन नहीं करवा सकता है। दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, दोनों मिलकर ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अकम्प्लिश करवाते हैं। क्लियर है? अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि जब नर्वस सिस्टम था ही, फिर एंडोक्राइन सिस्टम की क्या जरूरत थी? क्या तो अगर एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप्ड हो गया था हमारी बॉडी में तो नर्वस सिस्टम की क्या जरूरत थी? देखिए बच्चों, अब दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये हमने कहा दिस इज अवर नर्वस सिस्टम एंड दिस इज अवर एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या काम कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम दिस प्रोवाइड्स point to point, this provides point to point interaction and coordination। ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम दिस प्रोवाइड सेल टू सेल इंटरेक्शन। ये क्या प्रोवाइड करता है? सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। दिस प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन एंड दिस प्रोवाइड सेल टू सेल इंटरेक्शन। क्लियर? नर्वस सिस्टम जो है ये पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन तो प्रोवाइड करता है, पर इसके थ्रू जो स्टिमुलस है वो कैसा होता है? फास्ट। मतलब इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है? फास्ट होता है। जैसे ही हमने स्किन इज अवर सेंस ऑर्गन, स्किन पर अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है, दिस इज अवर एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो हमें एग्जैक्टली उसी समय पर फील हुआ जिस समय पर हमने स्टिमुलस दिया, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्ड कैसा है? फास्ट। और इसका इफेक्ट कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। तो नर्वस सिस्टम के थ्रू जो भी इंटीग्रेशन होता है या कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है इज फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए। बट एंडोक्राइन सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है एंडोक्राइन सिस्टम का, वो कैसा होता है? स्लो एंड लॉन्ग लिव्ड। इसके थ्रू होने वाला जो कोऑर्डिनेशन है वो स्लो और लॉन्ग लिव्ड होता है, और ये जो है वो फास्ट और शॉर्ट लिव्ड होगा। क्लियर? तो नर्वस सिस्टम हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकता था।
नर्वस सिस्टम सिर्फ पहुंच सकता है ऑर्गन तक, टिश्यू तक, वो सेल टू सेल इंटरेक्शन नहीं करवा सकता था। तो जब सेल टू सेल इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, तब हमें जरूरत पड़ी थी एक और सिस्टम की, एंड दैट वन मोर सिस्टम इज एंडोक्राइन सिस्टम। और ये सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाता है बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल्स। ये किसके इन्वॉल्वमेंट से सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाता है? केमिकल्स के इन्वॉल्वमेंट से। और जिन केमिकल्स के इन्वॉल्वमेंट से ये सेल टू सेल इंटरेक्शन करवा रहा है, दैट केमिकल्स आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। क्या कहा जाता है उन केमिकल्स को? दैट केमिकल्स आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। क्लियर हुआ इतना हमें? तो न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमें देखना है कि नर्वस सिस्टम कैसे हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, और ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है किन एक्टिविटीज में। क्लियर है बच्चों? सो दिस वाज द बेसिक अबाउट द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब एक बार इसे हम एनसीईआरटी में से देख लें। यस, as you know that the functions of the organ and organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis। जैसा हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए होम्योस्टैसिस मेंटेन करके रखना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स, ऐसी प्रोसेस है जहां पर दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक दूसरे के फंक्शंस को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। जब अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करके रखने के लिए एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। द इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स an increase in the rate of respiration, heartbeat and increased blood flow via the blood vessel। अब अगर हमने ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाया है तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो देयर विल बी इंक्रीज इन रेस्पिरेशन, हार्टबीट, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो वाया द ब्लड वेसल्स। When physical exercise is stopped, the activities of nerves, lungs, heart and kidney gradually return to their normal condition। सारी एक्टिविटीज जो बढ़ी थी वो सब हमारी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी। Thus the functions of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing the physical exercise। तो जब हम फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तब हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स जो हैं उनका एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन होता है। In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक साथ ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन, ताकि सारे ऑर्गन सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम कर सके। The neural system provides an organized network of point-to-point connection for the quick coordination। Nervous system quick coordination करवाता है, fast coordination करवाता है, point-to-point interaction करवाता है, जबकि endocrine system जो है वो chemicals के through cell-to-cell interaction करवाने में help करता है। In this chapter, you will learn about the neural system of humans, mechanism of neural coordination like transmission of nerve impulse, impulse conduction across the synapse, etc। ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। अब देखते हैं, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द न्यूरल सिस्टम। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? हम न्यूरल सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूरल सिस्टम। यस, न्यूरल सिस्टम। देखिए, न्यूरल सिस्टम में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरल सिस्टम consisted of a specialized cell, that specialized cell is called as neuron। क्या नाम है उस स्पेशलाइज्ड सेल का? न्यूरॉन, ऑल्सो कॉल्ड एज दी नर्व सेल। क्या नाम है इसका? न्यूरॉन और नर्व सेल। अब इस नर्व सेल का फंक्शन क्या है? विच डिटेक्ट, सबसे पहले क्या करेगा? ये डिटेक्ट करेगा, फिर क्या करेगा? रिसीव करेगा,
रिसीव करने के बाद क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, विच डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स। ठीक है, ये नर्व इम्पल्स को डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा और फिर नर्व इम्पल्स को डिटेक्ट और रिसीव करने के बाद में आगे बढ़ा देगा, यानी कि उस नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देगा। क्लियर है? तो ये फंक्शन होता है हमारे एक स्पेशलाइज्ड सेल का जिसका नाम है न्यूरॉन। क्लियर? अब डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। जैसा हमने हर एक चैप्टर के साथ में देखा, different organisms have different types of nervous system. Some have well developed, while some have less developed nervous system. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है और कुछ ऐसे हैं जिनमें कम डेवलप्ड है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में वेल डेवलप्ड है और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें लेस डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। तो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम किन में प्रेजेंट होता है? वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स और लेस डेवलप्ड किस में होता है? लेस डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। वेल डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स में होगा और लेस डेवलप्ड जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होगा। सबसे पहला फाइलम है हमारा पॉरीफेरा। कौन सा होता है बच्चों सबसे पहला फाइलम हमारा? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट। एनिमल किंगडम का एक अकेला ये ऐसा फाइलम है जिसमें नर्वस सिस्टम का कोई पार्ट नहीं है, इवन नॉट अ सिंगल न्यूरॉन। एक सिंगल न्यूरॉन भी नहीं है इस ऑर्गेनिज्म के पास में। तो नर्वस सिस्टम एब्सेंट किसमें है? पॉरीफेरा में। नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम सीलेंट्रेटा। किससे स्टार्ट हो रहा है नर्वस सिस्टम? सीलेंट्रेटा से। सीलेंट्रेटा में जैसे अगर अपन बात करते हैं हाइड्रा की, तो हाइड्रा हैज द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। हाइड्रा में क्या प्रेजेंट होता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन दी हाइड्रा। क्लियर? अब इनवर्टिब्रेट्स में थोड़ा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम किन ऑर्गेनिजम्स में होता है? आर्थ्रोपोड्स में। फाइलम आर्थ्रोपोडा हैव a bit developed type of nervous system in a bit developed type of nervous system among invertebrates। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में जो इनवर्टिब्रेट के पास में थोड़ा डेवलप्ड टाइप का नर्वस सिस्टम है दैट इज आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं? कंसिस्टेड ऑफ, इसके पास होता है डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। क्या प्रेजेंट है आर्थ्रोपोडा के पास? डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। मतलब नर्व कॉर्ड तो है पर वो नर्व कॉर्ड कैसी है? डबल। और बॉडी में डॉर्सल सरफेस पर है कि वेंट्रल सरफेस पर है? तो वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो डबल है, वेंट्रल है, सॉलिड है, इसीलिए हमने क्या बोला? डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। और क्या प्रेजेंट है इसके पास में? गैंग्लिया। क्या प्रेजेंट है इसके पास में? गैंग्लिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो डबल वेंट्रल सॉलिड एक नर्व कॉर्ड है इसके पास में, गैंग्लिया है इसके पास में, और आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होता है ब्रेन। क्या प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड्स में? ब्रेन। क्लियर है? तो सभी इनवर्टिब्रेट्स में से आर्थ्रोपोड्स जो है वो ऐसे इनवर्टिब्रेट हैं जिनमें थोड़ा सा डेवलप्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, जिसमें ब्रेन है, गैंग्लिया है। गैंग्लिया क्या होता है? न्यूरॉन का ऐसा गुच्छा होता है जहां पर साइटोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है।
मतलब न्यूरॉन्स में जहां गुच्छा होगा वहां साइटोन की क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गैंग्लिया। क्लियर है? और प्रेजेंट है इसके पास में नर्व कॉर्ड। क्लियर? तो ये हमने देख लिया अबाउट दी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूरल सिस्टम। अब न्यूरल सिस्टम क्या कहता है देखें। The neural system of all the animals is composed of highly specialized cell called as neuron, which can detect, receive and transmit the different kind of stimulus. ठीक है, जो डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस को। The neural organization is very simple in lower invertebrates. Lower invertebrates में neural organization simple type का होता है and for example in Hydra, it is composed of network of neuron. तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में सिंपल टाइप का न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होगा। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स में यानी कि आर्थ्रोपोड्स में थोड़ा बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है जहां पर प्रेजेंट होता है ब्रेन अलोंग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। ब्रेन होगा, न्यूरल टिश्यूज होंगे, गैंग्लियाज होंगे और वर्टिब्रेट्स में मोर डेवलप्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का नर्वस सिस्टम होगा। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में सिंपल टाइप का होगा, फिर उसके बाद थोड़े जो हायर इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं उनमें थोड़ा वेल डेवलप्ड टाइप का होगा और वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा डेवलप्ड टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम consisted of टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। कितने टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं इसमें? दो टाइप के। कौन से दो टाइप के नर्वस सिस्टम है? द फर्स्ट वन इज सीएनएस एंड द सेकेंड वन इज पीएनएस। ठीक है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस इज कॉल्ड सेंट्रल nervous system and PNS is called peripheral nervous system. ठीक है, तो CNS is called as central nervous system and PNS is called as peripheral nervous system. CNS में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? CNS में इन्वॉल्व होते हैं ब्रेन एंड द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड। दो पार्ट्स है इसमें, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। अब पीएनएस में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं ये देखें हम। पीएनएस में एक तो हम बोलते हैं पीएनएस जनरली इन्वॉल्व्स न्यूरॉन्स। पीएनएस किसका बना हुआ है? न्यूरॉन्स का। देखो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना है यहां पर। जैसे हमने कहा ये है हमारा ब्रेन, ठीक है, ब्रेन का एक्सटेंशन है स्पाइनल कॉर्ड, तो ये हमने बना दिया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पर लोकेटेड है, ये ब्रेन और पीछे की तरफ में स्पाइनल कॉर्ड। तो इसे हमने क्या नाम दिया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आगे यहां पर ब्रेन से निकलने वाले नर्व फाइबर हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाले नर्व फाइबर हैं। तो जो ब्रेन से अराइज हो रहे हैं इन्हें हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड एज द क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं दीज आर कॉल्ड एज द स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स आर 12 पेयर, स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर। तो ये जो नर्व्स हैं these nerves are the part of PNS. These nerves are the part of PNS. इसलिए हमने बोला कि PNS में जनरली क्या इन्वॉल्व होते हैं? न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। क्रेनियल से निकलने वाले या ब्रेन से निकलने वाले उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से राइज होने वाले उन्हें कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन्स है जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहे हैं, these neurons are of two types.
कितने टाइप्स के हैं ये? 2 टाइप्स के। थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये जो न्यूरॉन्स हैं, these neurons are of 2 types. First one are afferent and second one are efferent. पहले वाले कौन से? Afferent और efferent. Afferent are also called as sensory, efferent are also called as motor. अब ये क्या काम करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक सिग्नल लेकर जाते हैं। कहां से कहां तक सिग्नल लेकर जा रहे हैं? फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएनएस। और इफरेंट जो है वो सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक सिग्नल लेकर जा रहे हैं। कहां से कहां तक लेकर गए? फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर ऑर्गन। तो एफरेंट या सेंसरी जो है वो सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक सिग्नल लेकर गए, और इफरेंट जो होते हैं वो सीएनएस से हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक। अब सेंस ऑर्गन तक क्यों नहीं? क्योंकि सेंस ऑर्गन तो सेंस करने वाला था। अब जब सीएनएस से यानी कि हमारे ब्रेन से सिग्नल लौट कर आ रहा है तो सेंस ऑर्गन पर थोड़ी आएगा। ब्रेन से अगर सिग्नल लौट कर आ रहा है तो वो मसल पर एक्ट करेगा, है ना। तो इफेक्टर ऑर्गन्स में हमारे पास आते हैं 2 इफेक्टर ऑर्गन्स, एक होती है मसल्स और दूसरे होते हैं ग्लैंड्स। देयर आर 2 इफेक्टर ऑर्गन्स। देखिए बच्चों, सपोज अगर ये सरफेस हमारा ये जो सरफेस है वो हॉट है, मैंने जैसे ही टच किया इस सरफेस को तो मुझे क्या लगेगा? गर्म लगेगा, है ना। सडनली मैं अपने हाथ को रिवर्ट बैक कर लूंगी। तो जब मैंने टच किया, सेंस ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर गए मेरे ब्रेन तक। ब्रेन से फिर जो मोटर न्यूरॉन है या जो इफरेंट न्यूरॉन है वो सिग्नल लेकर आएंगे टू दी इफेक्टर ऑर्गन दैट इज मसल्स। और जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ ज्यादा गर्म लग रहा है, मैं अपने मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवा के मूवमेंट कर लूंगी हाथ का, ठीक है। तो जो सीएनएस से सिग्नल आ रहा है वाया इफरेंट न्यूरॉन, वो इफरेंट न्यूरॉन वाला सिग्नल जो है वो इफेक्टर ऑर्गन या फिर ग्लैंड्स तक आएगा। आया इतना हमें समझ में? ठीक है। तो ये टाइप के न्यूरॉन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं पीएनएस में, ठीक। अब पीएनएस में हमने ये तो देख लिया कि न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है, और क्या इन्वॉल्व होता है? न्यूरॉन्स कौन से स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स। यहां पर आता है एक एसएनएस और दूसरा नर्वस सिस्टम होता है एएनएस। एसएनएस इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड एएनएस इज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो एसएनएस और एएनएस ये 2 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं इनटू दी पीएनएस। अब एसएनएस क्या काम कर रहा है ये देखते हैं। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का फंक्शन क्या है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का फंक्शन होता है इट रिलेज द इम्पल्स, इट रिलेज द इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। ये इसका फंक्शन है, ठीक है। ऑटोनॉमिक का क्या है? इट ट्रांसमिट द इम्पल्स, ट्रांसमिट द रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्मूथ मसल या फिर इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। देखिए समझिए थोड़ा सा। एसएनएस सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का फंक्शन क्या है? रिले करना इम्पल्स को। जब हम रिले करते हैं, जब इम्पल्स रिले होता है, तब वहां पर हमें उस इम्पल्स के ओरिजिन का सोर्स नहीं मालूम है। तो रिलेज में हमें सोर्स नहीं पता होता, पर जहां ट्रांसमिटिंग हो रही है, ट्रांसमिट होने पर हमें सोर्स पता है। रिले जब होता है इम्पल्स का तब हमें सोर्स नहीं मालूम होता, बट जब ट्रांसमिट हो रहा है तब हमें सोर्स पता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये रिले करता है इम्पल्स को फ्रॉम सीएनएस टू द स्केलेटल मसल, और ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को फ्रॉम सीएनएस टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन या फिर स्मूथ मसल। क्लियर हुआ इतना? अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी कुछ टाइप्स है, पीछे देखते हैं अपन इसमें, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम,
देखिए बच्चों, यहां पर ऑटोनॉमिक आ रहा है, मतलब ऑटोमेटिक सा शब्द आ रहा है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने आप जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ती है, अपने आप बढ़ती है। कार्डियक एक्टिविटीज बढ़ रही है, अपने आप बढ़ रही है। प्यूपिलरी डायलेशन हो रहा है, अपने आप बढ़ रहा है। स्वेटिंग बढ़ रही है, अपने आप बढ़ रही है। तो जो अपने आप होने वाले फंक्शंस हैं, वो कौन रेगुलेट करवाता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हाथ जो मैं मूव कर रही हूँ, ये मेरी विश से हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा। ये किससे हो रहा है? मेरी विश से। ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज किसके थ्रू रेगुलेट हो रही है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट बेसिकली इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। बेसिकली कौन सी एक्टिविटीज रेगुलेट करते हैं? ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। किस समय पर काम करता है ये? इमरजेंसी के समय पर। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस इंड्यूसेस कामनेस इन आवर बॉडी। ये अपनी बॉडी में कामनेस लेकर आता है। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में अगर हमारी हार्ट रेट बढ़ रही है, हार्ट रेट बढ़ना, हार्ट बीट इंक्रीज होना, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वो बढ़ जाना, कार्डियक आउटपुट बढ़ना, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होना, ये सब कौन करवा रहा है? सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाएगा? जो बढ़ी हुई हार्ट रेट है, इस बढ़ी हुई हार्ट रेट को कम कर देना, जो बढ़ी हुई हार्ट बीट है उसको कम कर देना, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को कम करना, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर देना, ब्रीदिंग रेट जो है इसे भी डिक्रीज कर देना। तो बॉडी में कामनेस कौन इंड्यूस करवाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वर्क्स ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूसेस कामनेस इन अवर बॉडी। क्लियर हुआ इतना हमें? ठीक है। अब एक और टाइप का नर्वस सिस्टम हमारी एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है, दैट इज विसरल नर्वस सिस्टम, वीएनएस। कौन सा? विसरल नर्वस सिस्टम, वीएनएस। अब विसरल नर्वस सिस्टम फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी, फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और किसका पार्ट होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होगा। ठीक है। क्या इंक्लूड करता है ये? दिस इंक्लूड्स नर्व, फाइबर, गैंग्लिया एंड प्लेक्सिस। कौन कौन से पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं? नर्व, फाइबर, गैंग्लिया एंड प्लेक्सिस। नर्व हमें पता है, नर्व का फाइबर होता है, गैंग्लिया नर्व का गुच्छा होता है, प्लेक्सिस क्या है? प्लेक्सिस भी एक प्रकार का बच्चों नर्व का गुच्छा होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। क्लियर है? फर्क है थोड़ा सा गैंग्लिया और प्लेक्सिस में, बट आप लोग अभी इतना ही ध्यान रखिए कि गैंग्लिया और प्लेक्सिस जो है वो दोनों क्या है? नर्व के गुच्छे हैं। अब विसरल नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? विसरल नर्वस सिस्टम जो है, विसरल नर्वस सिस्टम से सिग्नल पहुंचता है टू दी विसरा, और विसरा से वापस से इंटरनल ऑर्गन्स तक। ठीक है।
तो विसरा मतलब क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। तो कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो इंटरनल विसरा तक सिग्नल लेकर जाएंगे और वापस से सीएनएस तक लेकर आएंगे। एक मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। यहां पर सिग्नल पहुंचेगा फ्रॉम सीएनएस टू विसरा, सीएनएस टू विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू सीएनएस। ठीक है, तो सीएनएस से विसरा तक यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स तक सिग्नल जाएगा और विसरा से वापस सीएनएस तक, यहां तक कि हमारे ब्रेन तक दोबारा से सिग्नल लौटकर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने देखा अबाउट द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सीएनएस एंड पीएनएस। CNS includes brain and spinal cord and the site of information processing and control. ब्रेन हमारी बॉडी की ऐसी साइट है जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो प्रोसेस होती है और वो कंट्रोल रखता है। CNS comprises of all the neurons of body associated with the CNS, that is brain and spinal cord. CNS में सारे न्यूरॉन्स आते हैं, यानी कि ब्रेन से अराइज होने वाले और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाले। ठीक है, द नर्व फाइबर्स ऑफ द PNS आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो PNS से अराइज होने वाले नर्व फाइबर्स हैं वो दो टाइप के हैं, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंसरी एंड इफरेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मोटर। एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट करते इंपल्स को फ्रॉम ऑर्गन टू द सीएनएस, फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सीएनएस। इफरेंट जो है वो ट्रांसमिट करते हैं रेगुलेटरी इंपल्सेस को फ्रॉम द सीएनएस टू द पेरिफेरल टिश्यूज और ऑर्गन। ठीक है, तो एफरेंट वाले जो है वो सेंस ऑर्गन्स तक सिग्नल लेकर जाएंगे, सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक सिग्नल लेकर जाएंगे, और इफरेंट जो है वो सीएनएस से वापस से हमारे ऑर्गन तक यानी कि इफेक्टर ऑर्गन तक सिग्नल को लेकर आएंगे। Here, the PNS is divided into two divisions called somatic neural system and autonomic neural system, SNS and ANS. SNS का फंक्शन है somatic neural system relays the impulse. ये क्या करता है? इम्पल्स को रिले करता है। Relays the impulse from CNS to the skeletal muscle. जबकि ऑटोनॉमिक जो है ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को फ्रॉम CNS to the involuntary organs and smooth muscles of our body. तो एक का फंक्शन है सिग्नल को रिले करना, एक का है ट्रांसमिट करना। एक वो जगह है जहां पर हमें सिग्नल पता है कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, और ट्रांसमिट का, रिलेज का मतलब है वहां पर हमें नहीं पता है कि उस सिग्नल का ओरिजिन क्या है। ठीक, तो एसएनएस सिग्नल को रिले करता है और जो एएनएस है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। The autonomic neural system is further divided into sympathetic and parasympathetic nervous system. Sympathetic works during emergency and parasympathetic induces calmness in our body. Visceral nervous system, part of peripheral nervous system, इसमें present होते हैं nerves, fibers, ganglia and plexus, by which impulse travel from CNS to the viscera and from viscera to the CNS. CNS से viscera तक और viscera से CNS. क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, तो आज हम लोगों ने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया और नर्वस सिस्टम में वी हैव स्टडीड टिल द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अब कल हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यूरॉन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। टिल देन, गुड लक।